बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स। ये चैप्टर जो है वो लाइट के बारे में और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में है। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो आर्टिकल है वो वेव फ्रंट्स के बारे में। लेकिन वेव फ्रंट्स को जानने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि लाइट के बारे में डिफरेंट जमानों में डिफरेंट लोगों के क्या कॉन्सेप्ट्स रहे हैं। सबसे पहले तो मैं डिफाइन करूंगा कि लाइट है क्या। आपको अपने इर्द गिर्द डिफरेंट किस्म की एनर्जीज नजर आती हैं, लेकिन उनमें से एनर्जी की एक ऐसी टाइप है जो जब आपकी आंखों में पड़ती है तो आपको विजन देती है, यानी कि आप चीजों को देखने के काबिल होते हैं। वो एनर्जी जो आपकी आंखों में सेंसेशन प्रोड्यूस करती है और आपको चीजें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं, उस एनर्जी को हम लाइट कहते हैं। तो यहां से हमारे पास डेफिनेशन आती है लाइट की कि व्हाट इज लाइट। तो हम कहेंगे लाइट इज द एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन टू आवर आईज। हमारी आंखों को सेंसेशन देती है जिसकी वजह से हमें इमेजेस दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब हम साउंड को डिफाइन करते हैं तो साउंड के बारे में हम कहते हैं ये वो एनर्जी है जो हमारे कानों को सेंसेशन देती है, तो हमें आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, लाइट का तो हमें पता चल गया कि लाइट क्या होती है, और ये डेफिनेशन आपको पेज के बिल्कुल स्टार्ट में मिलेगी। लेकिन उससे आगे देखिए क्या लिखा है। लिखा यह है कि लाइट प्रोपोगेट कैसे करती है। प्रोपोगेट के लिए आसान वर्ड में बताऊंगा अगर आपको, तो वो होगा कि लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कैसे करती है। तो अगर ये हमारा एक लाइट का सोर्स है जैसे टॉर्च, और ये लाइट जो है वो सामने एक चीज पर इल्यूमिनेशन कर रही है, उस पर ग्लो पैदा कर रही है, तो फिर ये सोर्स से वहां तक गई किस तरह से। तो ये बुक पूछती है कि हाउ द लाइट प्रोपोगेट्स। स्टूडेंट्स, ये प्रोपोगेट कैसे करेगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी कैसे, उसको जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि लाइट के अंदर है क्या। न्यूटन के दौर में यह समझा जाता था कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, और न्यूटन इन पार्टिकल्स को कार्पसल्स का नाम देता था। और न्यूटन की यह थ्योरी कि लाइट छोटे छोटे जर्रों से बनी हुई है कहलाती थी कार्पस्कुलर थ्योरी। और फिर लाइट एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगी, जैसे पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वो सरफेसेस से टकराकर बिल्कुल उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट भी होंगे जैसे पार्टिकल रिफ्लेक्ट होते हैं। यहां से हमें लाइट की रिफ्लेक्शन समझ में आती है। तो न्यूटन का जो आइडिया था वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इस तरह के प्रोसेसेस को एक्सप्लेन भी करता था। तो लोग बहुत अरसे तक ये सोचते रहे कि लाइट वाकई में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। वो पार्टिकल इतने छोटे हैं कि हमें आम आंख से नजर नहीं आते, लेकिन लाइट की रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब कुछ बताता है कि वो पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। ये थी कार्पस्कुलर थ्योरी, ये था लाइट के बारे में आइडिया न्यूटन का। लेकिन फिर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स भी थी इस आइडिया में। मिसाल के तौर पर लाइट की इंटरफेरेंस जो है वो इस आइडिया से समझ में नहीं आती थी। लाइट की डायफ्रैक्शन इस आइडिया से समझ में नहीं आती थी। ये प्रोसेसेस को मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। तो लाइट के कुछ ऐसे प्रोसेसेस थे जो न्यूटन के आइडिया को मान लें तो सही साबित नहीं होते थे, उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती थी, जिसकी वजह से फिर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम आपकी बुक ने यहां पर दिया हुआ है। जर्मनी का था, डच था, और यह साइंटिस्ट जो है इसका नाम था हाइगन। ये जो हाइगन था इसने 1600 में अपनी एक थ्योरी दी, और इसने पहली दफा साइंटिफिक कम्युनिटी में यह कहा कि क्यों ना हम इमेजिन करें लाइट को एक पार्टिकल की बजाय एक वेव। तो स्टूडेंट्स, मैं फिर कह देता हूं, हाइगन वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने यह बोला कि लाइट को इमेजिन करना चाहिए एज ए वेव। तो यह बात मैं आप लोगों के सामने यहां पर लिख देता हूं। तो हाइगन ने क्या बोला, व्हाट इज हाइगन्स थ्योरी अबाउट लाइट। हाइगन्स थ्योरी है लाइट इज अ वेव। बुक का क्वेश्चन वहीं का वहीं है,
कि लाइट एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। और मैंने बोला था इसको समझने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा लाइट नेचर में क्या है। तो हम लोगों ने देखा लाइट पहले पार्टिकल समझी जाती थी, लेकिन हाइगन कहता है कि लाइट को एज ए वेव स्टडी करें। अब स्टूडेंट्स, लाइट को एज ए वेव स्टडी करने के लिए पहले तो हमें जनरल वेव जिनको हम पहले से जानते हैं उनको देखना पड़ेगा। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट वेव जो आप में से सब बच्चों ने देखी होगी वो है पानी के अंदर मौजूद वेव्स, जिन्हें हम वाटर वेव्स या रिपल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए इमेजिन करें कि हमारे पास पानी की एक रिजर्वायर है जिसके अंदर बहुत सा पानी है। आप एक बहुत छोटा सा पॉइंट सोर्स, जैसे कि यहां पर मैं अगर एक पेंसिल लूं जिसका सिक्का बहुत बारीक है, तो वो जो सिक्के का एंड है वो एक छोटा सा पॉइंट बनेगा। अगर मैं इस पेंसिल को बार बार डिप करूं इस पानी के अंदर, तो इस पानी के अंदर आप देख रहे हैं वेव्स जनरेट होंगी। और स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कहीं वेव ऊंची है, कहीं वेव नीची है। वेव्स को स्टडी करने के लिए एक प्रॉब्लम है, वेव तो हर वक्त चल रही होती है। तो वेव को स्टडी करने के लिए आपको वेव को थोड़ी देर के लिए रोकना तो पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, मैं रोकता हूं इस वेव को यहां। अब जरा देखते हैं इस वेव को डिटेल से देखते हैं। आप देख रहे हैं ये वेव हमारे पास कुछ जगह ऐसी नजर आ रही हैं जिनको हम देख रहे हैं कि वो आम नॉर्मल पोजीशन से ऊपर हैं। वी कॉल देम क्रस्ट, इनको हम फिजिक्स में क्रस्ट कहते हैं। और फिर हमें कुछ ऐसी जगह नजर आ रही हैं जो नॉर्मल वाटर पोजीशन से नीचे हैं, इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन से नीचे हैं, इन्हें हम बोलते हैं ट्रफ। और स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये जो वेव है बेसिकली, इसको अगर मैं बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट दिखाऊं तो वो ये वेव होगी। आप देख रहे हैं ये वेव सिर्फ एक एक्सिस में आपको नजर आ रही है, यानी दिस इज वन डायमेंशनल वेव। और वन डायमेंशनल वेव को स्टडी करना सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो समझ में आ गई तो बाकी भी समझ में आ जाएंगे। तो दिस इज वन डायमेंशनल वेव। और अगर आप देखें, ये एक और वन डायमेंशनल वेव है, और ये भी एक वन डायमेंशनल वेव है, ये भी वन डायमेंशनल वेव है। और अगर आप ये सारा रिपीट करते रहे प्रोसेस, तो आपके पास ये पूरी पानी की वेव्स बन जाएंगी। तो आप देख रहे हैं एक्चुअली में ये वन डायमेंशनल वेव्स का रेपिटेशन आपके पास ये पूरी वेव बना देगा, जिन्हें हम सर्कुलर वेव कह रहे हैं। ये जो पूरी वेव है, इन्हें बोलते हैं ये टू डायमेंशनल वेव्स हैं, क्योंकि ये दोनों एक्सिस में ट्रेवल कर रही हैं, एक्स एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि अगर टू डायमेंशनल वेव्स भी हों तो बनी वो एक्चुअली वन डायमेंशनल वेव्स की रेपिटेशन से ही है। अब जरा नोट करने वाली बात क्या, नोट करने वाली बात यह है कि आप देखें वो पॉइंट्स ढूंढें जहां पर फेज सेम है। फेज को चैप्टर 7 में एक्सप्लेन किया था, यहां बस आसान अल्फाज में यह बता दूं, वो पॉइंट ढूंढें जहां सारे क्रस्ट हैं। तो आप देखेंगे हर वेव का ये पॉइंट जो है ये क्रस्ट है। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को मिलाते जाएं तो आपके पास ये एक सर्कुलर सी शेप आएगी। इसे कहते हैं वेव फ्रंट। लेकिन किस वेव का वेव फ्रंट है? ये पानी की वेव का वेव फ्रंट है। और पानी की वेव्स कैसी वेव्स होती हैं? टू डायमेंशनल। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर मैं फिर मजीद आगे जाकर जितने भी क्रस्ट बन रहे हैं उनको मिलाकर एक लाइन ज्वाइन करूं, तो फिर आप देखेंगे ये मेरे पास एक ऐसी लाइन है जो सारे क्रस्ट की पोजीशन बता रही है। या मैं ये भी कह सकता हूं ये एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर सारे पॉइंट्स का फेज सेम है, यानी सारे पॉइंट्स क्रस्ट के पॉइंट्स हैं। और फिर इससे आगे फिर हमारे पास क्रस्ट के पॉइंट्स मिलाऊंगा तो एक और वेव फ्रंट बनेगा। ये आप देख रहे हैं वेव फ्रंट की जो शेप है ये सर्कुलर है। तो जब भी हम वेव की एक्सप्लेनेशन में जाते हैं तो वेव की एक्सप्लेनेशन में क्रस्ट का पता होना चाहिए, ट्रफ का पता होना चाहिए और वेव फ्रंट का पता होना चाहिए। तो वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट बेसिकली एक ऐसी लाइन होती है या एक ऐसी सरफेस होती है जो सारे सेम फेज वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनती है। सारे क्रस्ट पर एक लाइन बना दो, सारे ट्रफ पर एक लाइन बना दो। और आप देख रहे हैं पानी की केस में जब पॉइंट सोर्स था तो वो वेव फ्रंट्स कैसे बन रही हैं? सर्कुलर बन रही हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां से अब आप वेव फ्रंट को एक दफा एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन आती है वेव फ्रंट की। Now, what is wavefront? It is the surface joining the points
of wave which have same phase of vibration, जिनका फेज सेम हो, यानी सारे क्रस्ट को या सारे ट्रफ को भी मिला सकते हैं। यहां हमने क्रस्ट की एग्जांपल ली, इसे हम बोलते हैं ये वेव फ्रंट है। तो यानी कि अगर मैं कहूं कि जब पानी की लहरें चल रही थी तो वेव फ्रंट्स आगे जा रहे थे, तो यह बात गलत नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि पानी एक जगह से दूसरी जगह किस सूरत में जाता है, हम कहेंगे वेव फ्रंट्स की सूरत में। तो ये वेव फ्रंट इधर था, थोड़ी देर बाद ये वेव फ्रंट इधर आ जाएगा, थोड़ी देर बाद ये वेव फ्रंट इधर आ जाएगा, और फिर ये वेव फ्रंट इधर आता जाएगा, और आप देख रहे हैं ये वेव फ्रंट जो है वो मुसलसल साइज में बड़ा हो रहा है। तो ये है वेव का एक जगह से दूसरी जगह जाने का तरीका। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वेव एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, तो आप बताएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स, के वेव एक जगह से दूसरी जगह वेव फ्रंट्स की फॉर्म में जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोग कह रहे होंगे कि सर चैप्टर लाइट का है, एग्जाम्पल सारी वाटर की, तो अब मैं आप लोगों को लाइट की एग्जाम्पल दूंगा। अब लाइट के केस में मैं पॉइंट सोर्स लेता हूं। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, पानी के केस में भी मैंने पॉइंट सोर्स लिया, तो लाइट के केस में भी सबसे सिंपल सिनेरियो तो यही होगा कि आप क्या करें, आप एक पॉइंट सोर्स ले लें। अब जरा इमेजिन करें, जब मैं एक पॉइंट सोर्स लूंगा, बिल्कुल वैसे ही पानी वाला काम करते हैं, तो यहां से एक वन डायमेंशनल वेव निकलेगी। अब आपको मालूम है ये वन डायमेंशनल वेव की रेपिटेशन अगर मैं करता जाऊं जैसे पानी के केस में की, तो हर डायरेक्शन में वन डायमेंशनल वेव निकलेगी। तो हमारे पास ये बन गई एक टू डायमेंशनल वेव, जो कि वन डायमेंशनल वेव्स का कॉम्बिनेशन है या रेपिटेशन से बन रही है। लेकिन स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम यहां क्या है, लाइट की वेव पानी से थोड़ी डिफरेंट होती है। अगर हम पानी की वेव की बात करें तो पानी की वेव सिर्फ सरफेस पर चल सकती है, सरफेस से ऊपर तो नहीं जा सकती। लेकिन लाइट एक ऐसी चीज है जो हर डायरेक्शन में जा सकती है। इसका मतलब कुछ वेव्स ऐसी भी होंगी जो इस डायरेक्शन में जा रही होंगी, और कुछ वेव्स ऐसी भी होंगी जो इस डायरेक्शन में जा रही होंगी। अब आप देख रहे हैं यहां पर हर डायरेक्शन में लाइट वेव है। अब अगर मैं आपसे कहूं एक ऐसी लाइन या सरफेस जो सारे क्रस्ट को मिलाए, ज्वाइन करे, तो फिर ये देखें, ये सारे क्रस्ट आप देख रहे हैं यहां पर, इन सारे क्रस्ट पर अगर मैं मिलाऊं एक ऐसी सरफेस, तो स्टूडेंट्स वो तो ये सरफेस नहीं बनेगी। और आप देख रहे हैं दिस सरफेस इज अ स्फीयर, नॉट अ सर्कल, क्योंकि दिस वेव इज अ थ्री डायमेंशनल वेव, नॉट टू डायमेंशनल वेव लाइक वाटर। तो लाइट के वेव में और पानी की वेव में सबसे बड़ा फर्क यह है कि पानी की वेव टू डायमेंशनल थी, तो उसके जो वेव फ्रंट्स थे वो सर्कुलर थे। इसके भी वेव फ्रंट्स गोल हैं, लेकिन ये थ्री डायमेंशनल गोल है, इसे हम क्या कहते हैं, स्फीयर कहते हैं। और फिर स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं कि नेक्स्ट क्रस्ट जितने भी आएंगे उनको भी ज्वाइन करने वाली एक सरफेस करें, तो हमारे पास ये सरफेस जब बनेगी तो ये भी एक स्फीयर बनेगा। और फिर थर्ड में हम देखेंगे कि जो तीसरा क्रस्ट सबका मिलाएं तो भी एक स्फीयर बनेगा, लेकिन वो और बड़ा स्फीयर होगा। खुलासा यह है कि अगर मैं एक लाइट सोर्स लूं और मुझे कोई कहे कि यहां से लाइट एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगी, तो मैं कहूंगा क्योंकि नाउ लाइट इज ऑल्सो अ वेव अकॉर्डिंग टू हाइगन। हाइगन के मुताबिक लाइट भी वेव है, और हम लोगों ने पानी की वेव्स में पढ़ा कि पानी की वेव्स वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, तो फिर लाइट भी वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। लेकिन ये 3D वेव फ्रंट्स होंगे, ये तीनों एक्सिस में, एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस में होंगे, और ये हमारे पास सर्कुलर नहीं होंगे, ये स्फेरिकल होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, यूं करके लाइट एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट और दूसरे से तीसरा, और इस तरह से लाइट एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। अब स्टूडेंट्स, यहां दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात, आप देख रहे हैं कि एक वेव फ्रंट और दूसरे वेव फ्रंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ यानी कि लैम्डा के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक क्रस्ट और दूसरे क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स, ये बात भी मैं लिख देता हूं कि हम लोगों ने देखा कि अगर पॉइंट सोर्स हो तो इन केस ऑफ ए पॉइंट सोर्स the wave fronts are spherical in shape। तो वो वेव फ्रंट्स
शेप के लिहाज से सफेरिकल होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सफेरिकल इन शेप। और स्टूडेंट्स दूसरी बात हम लोगों ने जो नोट की वो क्या है, वो ये है कि हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव वेवफ्रंट्स, दो साथ साथ वाले वेवफ्रंट्स के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा, लैम्डा। टू कंसेक्टिव वेवफ्रंट्स इज लैम्डा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अब स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि जो वेव फ्रंट आप देख रहे हैं, ये जो वेव फ्रंट है, ये डेफिनेशन आपको इसी पेज के ऊपर ग्रीन लाइन में दी हुई है, तो इसको आप लोगों ने बड़े अच्छे से याद कर लेना। अब हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो हमने पहला स्फेरिकल वेव फ्रंट पढ़ लिया। अगर आपसे कोई पूछे हाउ स्फेरिकल वेव फ्रंट इज फॉर्म्ड, तो आप बोलेंगे कि इफ वी टुक अ पॉइंट सोर्स देन द वेव फ्रंट्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। तो गोल होंगे, लेकिन गोल को इंग्लिश में दो तरह से ट्रांसलेट करते हैं। सर्कल 2D गोल है, 2 डायमेंशनल गोल है, फ्लैट गोल है, और स्फेरिकल 3 डायमेंशनल गोल है। ठीक है जी, तो ये स्फेरिकल शेप में होंगे। नाउ स्टूडेंट्स यहां एक मैं आपको बहुत पुरानी बात याद कराता चलूं। बचपन में आप लोगों ने ड्राइंग तो की होगी, और जब आप लोग ड्राइंग करते हैं तो आप लोग घर भी बनाते हैं, दरख्त भी बनाते हैं, गाड़ी भी बनाते हैं, रोड भी बनाते हैं, एंटीना भी बना देते होते हैं, समटाइम बादल भी बनाते हैं, परिंदे भी बनाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सूरज है जो आप लोग बनाते हैं। और स्टूडेंट्स देखें, जब आपने सूरज से ये दिखाना हो कि सूरज से लाइट निकल रही है, तो मजे की बात देखें कि आप सूरज से निकलने वाली लाइट को इस तरह से लाइनें बनाकर दिखाते हैं। याद है आप लोगों को, ये सबने डायग्राम बनाई थी। लेकिन यहां इस डायग्राम का क्या ताल्लुक है स्टूडेंट्स? अगर आप इस डायग्राम में देखें, आप देख रहे हैं लाइट को आप एज ए रे इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है अब हम इसको रे इमेजिन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लाइट तो वेव है, और वो तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए वेव की फॉर्म में जाती है, या वेव फ्रंट्स की शक्ल में चलती है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो स्टूडेंट्स क्या रे वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो गया? नहीं, रे का कॉन्सेप्ट अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कैसे? जरा स्टूडेंट्स इमेजिन करें, ये मेरे पास वेव फ्रंट्स थे। अब ये जो 3D के वेव फ्रंट्स हैं, मैं आपको बताता हूं, आपकी बुक ने जो डायग्राम बनाए उसमें 3D नहीं बनाए। मैं क्या करता हूं, मैं इस 3D वेव फ्रंट को क्रॉस सेक्शन काटता हूं यहां से, और फिर ये डायग्राम आपको यहां से दिखाता हूं इस एंगल से, तो अब ये आपको बिल्कुल सर्कल नहीं नजर आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये जो डायग्राम आपकी बुक बना रही है यहां पर, इसमें आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं। तो आप परेशान होंगे कि सर ने तो बताया था कि स्फेरिकल वेव फ्रंट्स है। बुक की मजबूरी है, क्योंकि सफेयर जो है वो पेपर के ऊपर बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि पेपर एक प्लेन चीज है और सफेयर एक 3D चीज है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको इस तरह से दिखाना पड़ेगा, और ये जो चीज आप देख रहे हैं ये एक्चुअली में हमारे पास सफेयर है, लेकिन आप उसका सिर्फ एक व्यू देख रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है जैसे सर्कल है। लेकिन जब आप नीचे देखेंगे तो आपकी बुक जो है यहां पर कहेगी कि ये जो फिगर ए है इसमें हमने स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनाए। तो ये बात आप लोगों ने नहीं भूलनी। नाउ स्टूडेंट्स, तो मैं बात कर रहा था कि ये हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं। अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो इन सारे वेव फ्रंट्स पर 90 डिग्री पर गुजरे, तो इस लाइन को कहते हैं रे। और इसी तरह से अगर मैं ऊपर ये लाइन ड्रॉ करूं तो ये इस एक्सिस में रे आ जाएगी। इसी तरह से यहां भी रे ड्रॉ की जा सकती है, यहां भी रे ड्रॉ की जा सकती है। तो रे का काम क्या है? रे जो बेसिकली ड्रॉ कैसे होती है, आप वेव फ्रंट्स पर 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर दें जो सारे वेव फ्रंट्स पर 90 डिग्री है, वो रे है। और रे बता क्या रही है? रे बता रही है कि लाइट की जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे है, यानी कि लाइट इधर से इधर जा रही है। तो इसका मतलब रे का कॉन्सेप्ट भी अभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रे बताती है कि एनर्जी की डायरेक्शन कहां को है, लाइट किस जगह को जा रही है। तो स्टूडेंट्स, ये जो रे है इसको भी मैं डिफाइन कर देता हूं। इसको बेसिकली हमें वेव फ्रंट के साथ ही डिफाइन कर देना चाहिए। तो ये हमारे पास व्हाट इज रे? इट इज अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट्स। तो ये वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है, और करती क्या है?
and it shows direction of propagation of light। और इसका काम है लाइट की जो किस डायरेक्शन में लाइट जा रही है ये बताना। तो स्टूडेंट्स, हम अभी भी रे को अपने इस आर्टिकल में इंक्लूड करेंगे। हालांकि अब ये वेव फ्रंट्स बनाने चाहिए, लेकिन वेव फ्रंट्स आपने देखा इतना आसान नहीं बनाना, इसलिए हम यहां पर रे भी बनाएंगे। तो अब हमारी ये डायग्राम जब हम जो रेज बना देंगे तो फिर कंप्लीट होगी, और ये डायग्राम है जो आपकी बुक ने फिगर ए में एक्सप्लेन किया। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने सीखा वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, और फिर हम लोगों ने देखा कि पॉइंट सोर्स के केस में वेव फ्रंट्स कैसे होते हैं। ये भी आपकी बुक ने लिखा है कि पॉइंट सोर्स के केस में वेव फ्रंट्स स्फेरिकल होते हैं। और फिर हम लोगों ने देखा दो वेव फ्रंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा के बराबर होता है। ये बात भी आपकी बुक ने लिखी भी है यहां पर, और ये डायग्राम में शो भी किया जहां पर वो बता रहा है कि दो वेव फ्रंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है। और स्टूडेंट्स, फिर हम लोगों ने देखा कि रे क्या होती है। तो रे असल में नहीं होती, ये जस्ट एक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है। हम असल में वेव फ्रंट्स होते हैं रियलिटी में, लेकिन हम उनकी डायरेक्शन बताने के लिए रे का सहारा लेते हैं। तो रे क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर होती है, भी बुक ने लिखा हुआ है, और ये रे जो है वो आपको इस फिगर में बनी नजर भी आएंगी। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारे पास वेव फ्रंट्स का कॉन्सेप्ट। अब आप सोच रहे होंगे यहां पर आर्टिकल खत्म हो जाएगा क्योंकि वेव फ्रंट्स तो समझ लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको याद है मैंने पॉइंट सोर्स लिया था। अब हो सकता है हमारा सोर्स जो है उसकी शेप डिफरेंट हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक लाइन सोर्स लूं, मिसाल के तौर पर जैसे आप लोग ट्यूबलाइट्स देखते हैं। अब ट्यूबलाइट जो है वो एक पॉइंट सोर्स नहीं है, ये लाइट का सोर्स तो है, लेकिन ये इस तरह से हमारे पास एक लाइन इमेजिन की जा सकती है इसको। तो अगर मेरे पास लाइन सोर्स हो, अब आपको मालूम है इस लाइन सोर्स के ऊपर भी बहुत से पॉइंट सोर्स ही होंगे, और पॉइंट सोर्स को तो हम लोगों ने पढ़ा है। जब सारे पॉइंट से वेव फ्रंट्स निकलेंगे तो आप देखेंगे यहां पर आपके पास सिलिंड्रिकल एक वेव फ्रंट बनेगा, और फिर इससे आगे एक सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट और बनेगा। तो लाइट सिलिंडर्स के फॉर्म में ट्रेवल करेगी। तो यह भी याद रखिएगा कि अगर हमारे पास लाइन सोर्स हो, पॉइंट सोर्स ना हो, तो फिर वेव फ्रंट्स तो होंगे, लेकिन उनकी शेप कैसी होगी? सिलिंड्रिकल। तो इन केस ऑफ अ लाइन सोर्स, द वेव फ्रंट्स आर सिलिंड्रिकल इन शेप। तो वेव फ्रंट्स की जो शेप होगी वो सिलिंड्रिकल होगी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। पहले क्या थी? स्फेरिकल, अब क्या है? सिलिंड्रिकल। तो अगर मैं यहां पर रे बनाना चाहूं तो रे का वही तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो सारे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स पर 90 डिग्री हो। तो फिर हर डायरेक्शन में आप इस तरह की लाइंस ड्रॉ करें। ये लाइंस रे ऑफ लाइट हैं, और ये बता रही हैं कि लाइट ऐसे नहीं चल रही, ये बता रही है लाइट इस डायरेक्शन में चल रही है। चल कैसे रही है? वेव फ्रंट्स की फॉर्म में, यानी कि इस तरह से। स्टूडेंट्स, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो क्या है? वो है एक तीसरे टाइप का वेव फ्रंट जिसे हम बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। आपने देखा हमने दो वेव फ्रंट्स पढ़ लिए, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। अब ये तीसरा क्या है? प्लेन वेव फ्रंट। ये तीसरी टाइप है। एक्चुअली में ये इन्हीं दोनों का एक एक्सट्रीम केस बनता है। कैसे? जरा स्टूडेंट्स इमेजिन करें। आपको मालूम है सूरज से भी लाइट निकल रही है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करते हैं सूरज एक छोटा सा पॉइंट है। अब सूरज से निकलने वाली लाइट जो है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होंगे, और आप देख रहे हैं इस तरह के वेव फ्रंट्स बढ़ते जाएंगे। लेकिन आपको मालूम है जब हम वेव फ्रंट्स की बात करते हैं तो जो पहला वेव फ्रंट होता है, दूसरा वेव फ्रंट उससे बड़ा, तीसरा उससे भी बड़ा, चौथा उससे भी बड़ा होगा। यही वेव फ्रंट्स जब चलते चलते जमीन तक पहुंचते हैं तो आप देखेंगे जमीन के ऊपर इस वेव फ्रंट का एक छोटा सा पार्ट पहुंच रहा है, क्योंकि वेव फ्रंट इतना बड़ा हो गया है कि ये जो छोटा सा पार्ट है ये तकरीबन एक प्लेन नजर आ रहा है आपको, जिसकी वजह से है ये सफेयर का पार्ट, होना इसको कर्व्ड चाहिए, लेकिन इसका कर्वेचर इतना कम हो गया है क्योंकि जमीन इतनी दूर है, और वहां तक पहुंचते पहुंचते जो आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो इतना बड़ा हो गया है कि उसके ऊपर एक छोटा सा पॉइंट
तकरीबन प्लेन बन जाएगा। इन्हें बोलते हैं हम प्लेन वेव फ्रंट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं जमीन के ऊपर वेव फ्रंट्स इस तरह से पहुंच रहे तो ये गलत नहीं होगा। आप सोचेंगे यार इन्हें तो सफेरिकल होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ये सफेरिकल वेव फ्रंट का ही पार्ट है, लेकिन ये इतना कम कर्वेचर हो गया कि ये अब तकरीबन हमारे हिसाब से प्लेन वेव फ्रंट्स बन गए। और अगर प्लेन वेव फ्रंट्स हो तब भी आप रे इमेजिन कर सकते हैं। आपको याद है ना रे का मैंने क्या असूल बताया, वेव फ्रंट्स पर 90 डिग्री पर लाइन बनाए। तो ये जो लाइंस हैं जो वेव फ्रंट्स पर 90 डिग्री पर है, ये इसकी रे हैं। और प्लेन वेव फ्रंट्स की ये डायग्राम आपकी बुक ने फिगर बी में बनाई है। तो स्टूडेंट्स, अब जरा देखते हैं कि यहां पर प्लेन वेव फ्रंट्स के बारे में हम लोगों ने क्या लिखना है। याद रखिएगा, इन केस ऑफ अ डिस्टेंट सोर्स, अगर आपका सोर्स बहुत दूर हो, जैसे जमीन से सूरज है, तो फिर क्या होगा? इन केस ऑफ अ डिस्टेंट सोर्स, द वेव फ्रंट्स will become the part of very large radii। तो वेव फ्रंट ऐसे सफेयर्स बन जाएंगे जिनका बहुत बड़ा रेडियस है, और फिर उस सफेयर के ऊपर अगर हम लिमिटेड सा पोर्शन लें, छोटा सा पोर्शन लें, तो वो तकरीबन प्लेन होगा। तो फिर हम कहेंगे अ लिमिटेड पोर्शन, a limited portion taken on such a wavefront is called a plane wavefront, is called a plane wavefront। तो स्टूडेंट्स, ये है वेवफ्रंट की तीसरी टाइप। तो आपने देखा यहां से मैं ये भी हेडिंग दे सकता था कि वेवफ्रंट, और उसके बाद टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट, और फिर मैं बताता टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट में स्फेरिकल वेवफ्रंट, सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट्स और प्लेन वेवफ्रंट्स। लेकिन क्योंकि स्टार्ट में यह समझना जरूरी है कि पॉइंट सोर्स और लाइन सोर्स क्या होता है, तो इसलिए मैंने हेडिंग ये दे दी। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट का शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप वेवफ्रंट्स को एक्सप्लेन करके ये तीनों हेडिंग्स जो है इस तरह से देंगे कि पहली हेडिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट्स, दूसरी सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट्स और तीसरी प्लेन वेवफ्रंट्स हो सकती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो बात मैंने अभी आप लोगों के सामने लिखी है कि प्लेन वेवफ्रंट्स कैसे बनते हैं, ये प्लेन वेवफ्रंट्स वाली बात ये आपको यहां पर मिलेगी। मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूं कि कौन सी चीज कहां पर लिखी है, क्योंकि यहां कोई हेडिंग आपको पेज के ऊपर नजर नहीं आ रही, इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो। नाउ स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे सबसे इंपॉर्टेंट वेवफ्रंट कौन सा है? क्या ये वेवफ्रंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है, या इनके अलावा जो एग्जिस्ट करते हैं वो हैं? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, प्लेन वेवफ्रंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेवफ्रंट, क्योंकि जब हम लाइट की स्टडी करते हैं तो हम सोचते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाता है काम अगर हमारे जो लाइट के वेवफ्रंट्स हैं वो ऑलरेडी प्लेन वेवफ्रंट्स हैं, बिल्कुल इस तरह के। और याद है इनकी जो रेज हैं वो इस तरह है। हम ये भी कह सकते हैं कि रेज क्या हो चुकी हैं? पैरेलल हो चुकी हैं, और वेवफ्रंट्स भी क्या हो चुके हैं? पैरेलल हो चुके हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, प्लेन वेवफ्रंट्स बनाना आसान नहीं है। प्लेन वेवफ्रंट्स तो तब बनाएंगे जब सोर्स कहां पड़ा हो? बहुत दूर, जैसे सूरज है। लेकिन मसला यह है कि जब हम लेबोरेटरी में काम कर रहे हो तो अपने सोर्स को इतना दूर तो नहीं लेकर जा सकते। अब क्या करें? तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और तरीका भी है प्लेन वेवफ्रंट बनाने का, और उसमें आपको सोर्स को बहुत दूर रखने की जरूरत नहीं है। वो क्या तरीका है, आइए जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मैं इस बात को ये क्वेश्चन बना देता हूं कि हाउ टू मेक प्लेन वेवफ्रंट्स, या कह देते हैं हाउ टू ऑब्टेन प्लेन वेवफ्रंट्स। और स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मुझे यह बताना पड़ेगा भाई क्यों करना क्यों है ये सारा काम, व्हाई प्लेन वेवफ्रंट्स आर इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा, तो यह भी बता देता हूं कि प्लेन वेवफ्रंट्स आर यूज्ड इन द स्टडी ऑफ लाइट, या खास तौर पर स्टडी ऑफ
डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये अभी हमारे नेक्स्ट टाइम के आर्टिकल्स हैं, इसी चैप्टर में पढ़ने, स्टडी ऑफ डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो अगर हम इन प्रोसेसेस को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट्स होंगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ये प्लेन वेव फ्रंट्स हम लोगों ने अब कैसे बनाने हैं, ये जो बात मैंने अभी आप लोगों के सामने लिखी है, ये आपको बिल्कुल आखिरी 2 लाइनों में मिलेगी। नाउ स्टूडेंट्स, कैसे बनाएंगे? बड़ा सिंपल सेटअप है। एक कन्वेक्स लेंस लें। आपको मालूम है कन्वेक्स लेंस का अपना एक फोकस पॉइंट होता है, जिसे मैंने प्रिंसिपल फोकस बोला है चैप्टर नंबर 10 के अंदर। देखिएगा, अब जरा देखिए, जब लाइट यहां से पास करती है, अगर आप सोर्स को फोकस के ऊपर रख दें, ठीक है जी, आपका सोर्स जो है वो कहां पड़ा होगा? वो जो पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से कैसी रेज निकलती हैं? हम लोगों ने पढ़ा स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। लेकिन याद रखिएगा, अगर मैं सोर्स को फोकस के ऊपर रख दूं तो इसकी एक खास बात है कि हमारे पास जो रेज हैं वो पैरेलल हो जाएंगी। और जब रेज पैरेलल हो जाएं, तो मैंने भी आप लोगों को बताया कि रेज पैरेलल हो तो इसका मतलब वेव फ्रंट्स भी पैरेलल होते हैं। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इस केस में हमारे पास जो वेव फ्रंट्स हैं वो प्लेन वेव फ्रंट्स हैं। तो हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं। कैसे ऑब्टेन किए जा सकते हैं? अगर मैं अपने सोर्स को फोकस पे रख दूं, एक कन्वेक्स लेंस के फोकस पे, तो ये याद रखिएगा, प्लेन वेव फ्रंट्स कैन बी ऑब्टेन if a point source is placed at focus of a convex lens। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फोकस को और कन्वेक्स लेंस को नहीं भूलना। और ये आप लोगों को उसी पेज के एंड पर और नेक्स्ट पेज के ऊपर की 2-3 लाइनों में ये बात पता चलेगी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि वेव फ्रंट्स को समझना इतना आसान नहीं है, और हाइगन का ये जो आइडिया है वेव वाला, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। यही वजह है कि हाइगन का ये जो आइडिया है इसको बहुत ज्यादा पजीराई नहीं मिली, और हाइगन खुद अपने आइडिया को कंफर्म या प्रूव नहीं कर सका। तो फिर किसने इसके आइडिया को प्रूव किया? एक शख्स था जिसका नाम था थॉमस यंग्स। 1801 में उसने इसको प्रूव किया। ये बात आपके बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपको नजर आएगी। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास वेव फ्रंट्स का इंट्रोडक्शन। अगर आप सही तरह से इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये लेक्चर बहुत क्रूशियल है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड कर लें, और आज के बाद जब भी लाइट का जिक्र किया जाए तो आपके जहन में बजाय छोटे छोटे पार्टिकल्स के आपके जहन में वेव्स आनी चाहिए, और फिर ही आप लाइट को सही तरह से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।